So this is our, I guess, 7 to 8 या 10 क्लासेस है फॉर फ्री लाइव क्लासेस. तो जो भी लर्नर्स इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे मैं बस उनको ये बोलना चाहूँगी, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क द डाउट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो ओनली, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो मैं आपके डाउट को कंपाइल करके नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इनके सारे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे एंड साथ में मैं आपको ये बताऊंगी गेट, इसरो एंड आपके यूजीसी नेट में किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं. हमारे लाइव क्लास का टाइम 1 PM है एंड रात का 10 PM है, बिकॉज टुडे वाज वीकेंड, इसलिए हमने इसको थोड़ा डिले करके 2 PM पे रखा है ना. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आपका यूजीसी एंटी-नेट का सिलेबस आप देखेंगे, आपका यूनिट 3 है, करेक्ट. यूनिट 3 में आपको C++ एंड जावा, इन 3 चीज़ों पे क्वेश्चन आती है. एंड प्रीवियस ईयर का ये ट्रेंड देखा गया है कि आपके 3 to 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से आने ही आने हैं. एंड इसी सेक्शन में आपका कंप्यूटर ग्राफिक है, जो आफ्टर कंप्लीटिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि रिसेंट ईयर में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इससे आपके 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप इग्नोर करके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं एंड दैट इज़ वेरी इजी. अगर आपने कॉन्सेप्ट को कहीं से भी पढ़ा है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो DBMS कंप्लीट होने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे. और जो भी लर्नर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सी का ऑलरेडी हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, वो प्लेलिस्ट आपके लिए 2.x स्पीड पे देखना है. क्यों? क्योंकि वो एकदम ही बेसिक है, तो आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2.x के स्पीड से देखेंगे. उसके बाद जो आपका C++ और जावा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें मैं ऑलरेडी इसरो, गेट एंड NTA UGC नेट का लगभग सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने कवर किया है. तो जो उप्स का प्लेलिस्ट है आप उसको ज़रूर जाके वॉच करें 2.x के स्पीड पे. और मॉर्निंग में ही मैंने आपको बताया है कि आपको इसको आज का आज कंप्लीट करना है. तो अगर आप वीकेंड्स में उन चीज़ जो आपके इजी टॉपिक है उस पर अगर ध्यान देंगे और रिवाइज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम ईजिली से क्रैक होगा. ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग की सारी बात हो गई कि क्यों यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, बिकॉज आपको हर टाइम रिकॉल कराना कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है ना. अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसके बारे में ये पूरा सेशन है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना, मुझे आपके क्वेश्चंस दिखेंगे. ऑब्जेक्ट मीन्स, ऑब्जेक्ट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज क्लास, बिकॉज these are known as building block of object oriented programming language. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, जो क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसमें प्रेजेंट नहीं था. एंड दैट्स व्हाई इट इज द ड्रॉबैक ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि आप इस लैंग्वेज का यूज करके जो भी रियल वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आप उसको इजीली डिजाइन, प्रोग्राम, अप्लाई नहीं कर सकते हो. दैट्स वाई आपका C++ और जावा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है. एंड नेक्स्ट इज पाइथन. तो हर एक लैंग्वेज जो आपके डे टू डे अभी आते जाएंगे उन सब में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा ही. ये बेसिक की बात हो गई, जिसमें हम ये समझते हैं क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. नाउ हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको क्लास का डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि इज इट अ क्लास, इज इट अ इंस्टेंस, वो टेम्पलेट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है. तो व्हाट इज अ क्लास, तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया दैट इज स्टूडेंट, और इसका हमने नाम दे दिया स्टूडेंट STUD. और इसके अंदर हमने यहाँ पे बना दिया लेटर सपोज इंटीजर स्टूडेंट की ID, एंड हमने दे दिया कैर स्टूडेंट का नेम. ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया. इसी स्ट्रक्चर को जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करोगे, दिस इज नोन एज क्लास. तो स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है सी में तो आप इजीली क्लास के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे इंटर रिलेट करके समझ सकते हो. तो बात ये आती है जब डिफरेंट तरीके के वेरिएबल्स या डिफरेंट तरीके की जब आपका डेटा टाइप रहेगा या डिफरेंट तरीके की जब आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सारे रिक्वायरमेंट को हमको क्या करना है, एक जगह ग्रुप करना है.
तो ग्रुप करना है तो हम जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कोई भी इंडिविजुअल डेटा टाइप होगा वो एट अ टाइम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है। अब अगर हमें इसी स्टूडेंट आईडी में अगर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे? जस्ट टेल मी द आंसर। मैंने बोला ये एक कॉमन वेरिएबल है स्टूडेंट आईडी, तो किसी भी वेरिएबल में एट अ टाइम आप सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बट आपके पास कोई अगर ऐसा वेरिएबल है जिसमें आपको मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना है तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? कैसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? यस और नो? आंसर मालूम है? एरे, है ना? वेरी गुड, एरे। क्यों? क्योंकि हमें पता है एरे में हम अगर बताया हमने कि इंटीजर स्टूडेंट आईडी, तो आप इसमें फिर मल्टीपल आईडीज को स्टोर कर सकते हो। फिर हमने एरे में कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन को स्टोर किया। अब एरे का क्या ड्रॉबैक है? एरे का ये ड्रॉबैक है कि अगर आपने स्टूडेंट आईडी में 5 वैल्यूज इंसर्ट किया तो इसमें एवरी टाइम आपका हाँ सेम टाइप के वैल्यूज इसमें स्टोर होंगे, करेक्ट? बट अब हमने क्या किया, ये तो हमने क्या किया, एक सिंपल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एरे में फाइंड आउट किया। पर बिकॉज की इन्वायरमेंट में आपकी प्रॉब्लम्स और डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमने बोला कि अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें मैं स्टूडेंट का आईडी भी स्टोर करूँ, मैं स्टूडेंट का नेम भी स्टोर करूँ, स्टूडेंट का एज भी स्टोर करूँ और स्टूडेंट का फोन नंबर भी स्टोर करूँ। मतलब डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए बट इट मे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो ये आप एरे में नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा से वैल्यूज को रिट्रीव करना, फाइंड करना, सर्च करना, कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, तो दैट्स वाई हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसी चीज को कन्वर्ट कर दिया, किसके फॉर्म में? क्लास के फॉर्म में। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाऊंगी कि क्लास क्या है। तो हम क्या करेंगे, मैं जावा का यहाँ पे सिंटेक्स लिख रही हूँ, क्लास स्टूडेंट। किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को क्लास को डिफाइन करते हैं, आप लिखोगे कीवर्ड क्लास, इसके बाद आप यहाँ पे डालोगे दिस इज क्लास नेम, कि आप किस नेम से अपने क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो मैंने बोला है स्टूडेंट। अब इसको आप यहाँ पे समझ लो कि आपका जैसे स्टूडेंट का आप ईआरडी बनाते हो ना, कि स्टूडेंट ने क्या किया है, इनरोल किया है किसमें? डिफरेंट कोर्स में। ये हमारा एक ईआरडी है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आप हर एक सब्जेक्ट को इंटर रिलेट करके पढ़ो। ये ईआरडी डायग्राम है, इसी ईआरडी को आप डीबीएमएस में कन्वर्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि कोई एप्लीकेशन जब आप बनाते हो तो इसी आरडी को जब आप डीबीएमएस में कन्वर्ट करते हो, डीबीएमएस से वैल्यूज कैसे फेच करोगे? वैल्यूज फेच करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग आनी चाहिए। तो कोडिंग करने के लिए क्या आना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से सिंटेक्स डिफाइन करते हैं। दिस कंप्लीट इज नोन एज व्हाट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसीलिए बोला जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट के बीच में इंटर रिलेशन मालूम होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो। तो हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के फेज में हैं। तो प्रोग्रामिंग में हमने यहाँ पे स्टूडेंट बनाया। अब इसके अंदर अगर सपोज हमें आईडी चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट का आईडी। इंडिविजुअल हम लिखेंगे varchar, बिकॉज varchar डेटा टाइप आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अलाउ है कि आप एक साथ स्ट्रिंग वैल्यूज को इंटर कर सकते हो, तो हमने varchar लिखा। तो व्हाट इज क्लास? वी कैन कंक्लूड हियर क्लास इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट। ठीक है, एक टेम्पलेट है, एक डिजाइन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज डेटा। प्लस हम क्लास में क्या इंक्लूड करते हैं बताओ? मेथड्स। व्हाट आर मेथड्स? मेथड्स को हम क्या बोलते हैं सी में? व्हाट इज मेथड्स इन सी? मेथड हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सी लैंग्वेज में मेथड्स को क्या बोलते हैं? एनीवन कैन गेस? फंक्शन। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी सी प्रोग्राम विदाउट अ फंक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई सी इज नोन एज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, बिकॉज एटलीस्ट सी में आपका एक मेन फंक्शन होना ही चाहिए। मेंबर फंक्शन, मेंबर की बात ही होती है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मेंबर की बात कभी भी सी में नहीं होती है, बिकॉज द टर्म member comes in the context of object oriented programming.
तो अगर हमने ये बोला है कि हमें एक स्टूडेंट है अमन, ठीक है, स्टूडेंट का हमें मार्क्स स्टोर करना है एंड इसके बेसिस पे हमें उसका ग्रेड उसको कैलकुलेट करके देना है। तो मार्क्स स्टोर करने के लिए हम एक एरे बनाएंगे, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं लिख रही हूँ, और ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक ग्रेड नाम का ग्रेड हमें डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो मैं इतना मान के चल रही हूँ कि आपने फंक्शंस का वीडियो देखा है और आपको एक बेसिक लेआउट पता है व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। इट मीन्स कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसी को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा क्लास। इस क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका डेटा दैट इज वेरिएबल्स, जिसको आप वेरिएबल्स बोलते हो, और इसी में आपके होते हैं मेथड्स, जिसको आप क्या बोलते हो, फंक्शन। इसके अलावा कुछ भी क्लास का मीनिंग नहीं होता है। इसी को जब आप सी प्रोग्रामिंग से रिलेट करोगे तो डेटा आर नोन एज वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर नोन एज फंक्शन। तो यहाँ आपको क्लास के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ। What is a class? It is a template or we can say it is a design, जिसको हम C के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में ही और एडवांस करके हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्लास को समझने में? तो आपको क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्ट है जिसमें आप टेम्पलेट डिजाइन करते हो या वो एक डिजाइन को फाइनल करता है। आपको ऑप्शन दे देगा क्लास, आपको ऑप्शन दे देगा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से काफी ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो आप कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको टेम्पलेट इज द की वर्ड, टेम्पलेट का मतलब ही होता है क्लास। क्लियर हुआ यहाँ पे? क्लास क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने ये क्लास तो बना लिया, हमने ये क्लास बना लिया स्टूडेंट, इसमें हमने बना दिया उसका आईडी एक मेंबर है और उसका एक मैंने बना दिया डिस्प्ले एक मेथड है। तो हमने मेथड बना के छोड़ दिया। अब बात ये आती है कि ये जब आपने कंस्ट्रक्ट तैयार किया है तो इस कंस्ट्रक्ट को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे? क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे देन ओनली आप प्रोग्राम में यूज करोगे। तो whenever you are going to initialize a class that is known as you are instant, आप इनिशिएट कर रहे हो डेट मेंबर वेरिएबल को, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये डेफिनेशन कई बार आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इस तरीके से आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखते जाओगे। क्लास इज अ टेम्पलेट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब यहाँ पे समझते हैं इंस्टेंस क्या है। मैंने यहाँ पे एक जनरल क्लास बना दिया, ठीक है। लेट अस सपोज हम बीसीए के 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, दिस इज अ क्लास, ठीक है। इस क्लास में हमारे 60 स्टूडेंट है, ओके। तो हमने ये डिफाइन कर दिया 60 स्टूडेंट है। इस 60 स्टूडेंट में मैंने बोला एक स्टूडेंट है अमन, उसकी आईडी है 101, उसकी एज है 21, ठीक है, और उसको मार्क्स आए हैं 48। ये उसका नेम हो गया, ये उसकी आईडी हो गई, ये इसका एज हो गया एंड दिस इज द मार्क्स। तो हमने क्या किया, ये जो होल है ये पूरी आपकी एक क्लास बनी 4th सेमेस्टर की, बीसीए 4th सेमेस्टर की। इसमें आपके 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है। उस 60 स्टूडेंट में मैंने एक को नोमेनक्लेचर डिफाइन कर दिया, दैट इज मैंने एक का डिफाइन कर दिया नाम अमन 101 221 48। तो आई एम व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रही हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ एंड दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट। कि किसी भी वेरिएबल को जब आप एक वैल्यू असाइन करते हो दैट इज नोन एज क्रिएटिंग इंस्टेंस। तो अब यहाँ पे अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा में अगर मैंने यहाँ पे ये बनाया है क्लास स्टूडेंट, ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने अगर इंटीजर आईडी बनाया है, ठीक है, और इसी के अंदर समझो यहाँ पे आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ना। इसी क्लास के अंदर मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। तो ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या आएगा, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट 1 मैंने दे दिया obj1, इसके बाद आपका आएगा न्यू, और न्यू के बाद आपका आएगा ये 1 सेकेंड, ये सिंटेक्स आप लोग को मालूम है? बिकॉज आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन इससे कई बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैंने सिस्टम डाउट और प्रिंट एलन में कोई भी मैसेज यहाँ पे सपोज डिस्प्ले किया, ठीक है। हाँ,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस स्टूडेंट क्लास बनाया, मेन मेथड से आगे एग्जीक्यूशन शुरू होगी और आईडी नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया है। इस वेरिएबल में हमें अगर वैल्यूज को असाइन करना है तो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट नेम एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावा में आपका होता है न्यू ऑपरेटर। ये क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट में शॉर्ट क्वेश्चंस में आया है। न्यू ऑपरेटर से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और यहाँ पे फिर क्या होगा, क्लास का नेम फॉलोड बाय मेथड सिंबल, इट इज द मेथड सिंबल। तो अब यहाँ पे हमने दो चीजें समझी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब बिकॉज कि यहाँ पे हमने देखा कि ये मेथड का सिंबल है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर कोई डाउट होगा तो। ये दिस इज व्हाट, अगर किसी भी एक के आगे, किसी भी वेरिएबल के आगे अगर आपने ये सिंबल लगा दिया, दिस इज नोन एज मेथड। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं मेथड क्या है। मेथड का मीनिंग ये है फंक्शन के तरीके से। फंक्शन की तरीके से मतलब देयर इज अ सर्टेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें अगर आपने यहाँ पे सपोज एक मेथड लिख दिया डिस्प्ले, तो इसको पता है कि जब भी आप मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करोगे तो वो अपने आप से ये टास्क को परफॉर्म करेगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन। एंड अगेन इसको ही मेथड ही बोलेंगे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसके 3 स्टेप होते हैं। फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को आप मेन मेथड के अंदर कॉल करते हो एंड इसके बाद कॉलिंग करने के बाद यहाँ पे उसका डेफिनेशन होता है। दीज आर द 3 स्टेप। तो आप सी वाला प्लेलिस्ट देखना जहाँ पे फंक्शन को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर का ये मीनिंग होता है, अगर सपोज आपने क्लास का नेम यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास है तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट होगा, पूरा ये स्टूडेंट होगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है तो व्हाट इज दिस सिंबल? जैसे ही आपने इस पूरे सिंबल को हम बोलते हैं कि हमने क्या किया, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। इट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर का 2 टाइप होता है। पहला तो ये हो गया कि कंस्ट्रक्टर मीन्स कि आपके क्लास के नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट ऑलवेज आपके ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये हो गया टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में आपके 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका डिफॉल्ट और अलग एक दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड। ठीक है, पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट मीनिंग कि जब आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे और इसके अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं पास किया है, नथिंग, दैट इज नोन एज डिफॉल्ट। लेट अस सपोज अगर हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर लिख दिया स्टूडेंट और इसके अंदर मैंने पास कर दिया इंटीजर, it means this is a constructor and this is going to initialize 2 types of integer variable. So these are known as what? These are known as arguments, or we can say these are known as parameters. तो ये सारा कॉन्सेप्ट वहां सी से ही उठकर आया है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर आपने कोई भी क्लास का प्रोग्राम बनाया है तो क्लास के प्रोग्राम में कभी भी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अगर आप सपोज फ्री करना चाहते हो, उस स्पेस को अगर आप डिलोकेट करना चाहते हो, उसके लिए आपका क्या कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर। फिर और पॉइंट्स क्या है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, कि जो कंस्ट्रक्टर है उसमें कभी भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। हेंस हम कह सकते हैं कि उसमें आप हम क्या बोलते हैं, अभी आपको मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। ये एक डिस्प्ले मेथड है, ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप होता है। आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखोगे और लेटर सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 1। करेक्ट है ये सिंटेक्स? क्यों? क्योंकि दिस इज अ फंक्शन, दिस फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू एंड दैट वैल्यू बी ऑफ इंटीजर टाइप, इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगा और हमने रिटर्न में यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज को पास किया है। अब मैंने अगर ये बोला कि ये फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे क्या लिख दोगे, void, और यहाँ से ये रिटर्न स्टेटमेंट निकाल दोगे। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि कंस्ट्रक्टर में कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं होता है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे void नहीं लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। व्हाट इज द एक्सेप्शन? कि कंस्ट्रक्टर
वॉइड भी रिटर्न नहीं करता है। तो ये फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कई बार आपके कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्विकली आपको रिवाइज करा रही हूँ। इज देयर एनीथिंग जो मिस कर रही हूँ कंस्ट्रक्टर में, तो आप वो भी बता सकते हो, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी अगर कुछ छूट रहा है तो आप बता सकते हो। तो हमने यहाँ पे 3 टॉपिक डिस्कस कर लिया, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ तक कुछ डाउट है इस 4 टॉपिक में? क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, और साथ में मैंने आपको सिंटेक्स भी बताया है, ठीक है। और थोड़ा हमने फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा है। तो सी के प्लेलिस्ट में पूरा पूरा मत देखना, सिर्फ फंक्शन के 2-3 वीडियोस बने हैं, सिर्फ आप उसको कवर कर लेना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर दूंगी, वो कहाँ से आपको वीडियो देखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हम आगे बढ़े, यस और नो? यस मैम। हाँ, अब हम 5th पॉइंट लेंगे। हाँ, 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका क्लास ऑब्जेक्ट में आता है। अब्स्ट्रैक्शन वगैरह हम बाद में देखेंगे, अब हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस, बिकॉज इनहेरिटेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनहेरिटेंस मीन्स, पहले समझ लेते हैं कि हमारे पापा मम्मी हैं, ठीक है, हम उनके चाइल्ड हैं। तो हम बोलते हैं ना कि हमारा फेस मम्मी से मिल रहा है, पापा से मिल रहा है, इट मीन्स कि हमने उनकी प्रॉपर्टीज को कुछ इनहेरिट किया है। दिस इज अ जनरल मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। बट साथ में ये बात आती है कि इसी पेरेंट का चाइल्ड 2 है और इसी पेरेंट का चाइल्ड 3 है। तो अगर आपको किसी कंपनी में आप जाते हो, वो आपको ये बोलते हैं कि आपको एक क्लास बनाना है, उस क्लास में डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे, और जितने भी मेथड्स उस फंक्शन को कॉल करेंगे सब में उसकी प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के सिचुएशन में आप कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे? तो आपके दिमाग में आना चाहिए, बिकॉज कि हमको इनहेरिट करना है, इट मीन्स कि इनहेरिटेंस का सिंटेक्स हम वहाँ पे, कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो इसी तरीके से इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आपका एक क्लास है, जिसमें उस क्लास को हम बोलेंगे सुपर क्लास। सुपर क्लास मतलब सबसे ऊपर, जैसे हमारे पेरेंट्स, ठीक है। इसमें मैंने एक मेथड बना दिया डिस्प्ले। तो अगर मेरी एक दूसरी क्लास है तो हम इस क्लास को चाइल्ड बनाएंगे, दैट इज नोन एज सब क्लास, क्योंकि हमें पता है सेट थ्योरी से, ये अगर आपका एक सेट है, इसके अंदर का अगर मैं ये स्मॉल पार्ट लूंगी तो दिस इज नोन एज व्हाट? सबसेट, करेक्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर लो, दिस इज अ पेरेंट और सुपर क्लास, इसको आप पेरेंट और सुपर क्लास ही बोल सकते हो, और दिस इज चाइल्ड क्लास और सब क्लास। अगर मुझे इनहेरिटेंस यूज करना है तो ये क्वेश्चन था आपके एग्जामिनेशन में, अगर ये सिंटेक्स लिखा है एक्सटेंड्स, यहाँ पे पेरेंट क्लास का नेम दैट इज सुपर क्लास, और फिर इसका अपना कुछ भी स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। तो एक्सटेंड कीवर्ड का क्या यूज है? तो किसी भी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में अगर आप देखोगे एक्सटेंड्स कीवर्ड्स, एक्सटेंड्स कीवर्ड का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। तो दिस इज द सिंटेक्स हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। तो इसका ये मतलब है कि अगर अब मुझे डिस्प्ले मेथड को यहाँ पे कॉल करना है या यूज करना है, तो यूज करने के लिए यहाँ पे लेटर सपोज डिस्प्ले के अंदर काफी चीजें लिखी हैं, तो मुझे इस क्लास में इसका पूरा बॉडी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, सुपर कीवर्ड का यूज करके मैं सिंपली उस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लूंगी। तो जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं वही चीजें यहाँ पे भी आपका एग्जीक्यूट होगा। दिस इज हाउ कि इनहेरिटेंस का मेन फीचर पे कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो फीचर्स क्या हो जाएंगे? आपको क्वेश्चन में पूछा कोड रीयूजिबिलिटी, ये कीवर्ड कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करता है? तो दैट इज नोन एज, कहीं पे भी कोड रीयूजिबिलिटी की बात होगी तो आप सेलेक्ट करोगे इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि हमने एक बार एक मेथड को लिखा और उस मेथड को हम डिफरेंट तरीके के अलग अलग सब क्लासेस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बना दिया क्लास child2, ये child2 भी क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को। तो इसके अंदर भी आप लिख सकते हो सुपर डॉट मेथड, तो ये भी इसको यूज कर रहा है। इसके बाद इसी तरीके से आप क्लास में नंबर ऑफ सब क्लासेस बना लो और सेम कोड को आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ कोड रीयूजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, these आर द मेन फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप किस में यूज किया जाता है? तो इनहेरिटेंस में। इसके बाद आपका ईआरडी में
अनदर स्टूडेंट वाज आस्किंग ना कि जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, ये सारा कॉन्सेप्ट ईआरडी का है। तो अगर आप ईआरडी का यूज डीबीएमएस में करते हो, अगर आप ईआरडी का यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जनरलाइजेशन भी कॉन्सेप्ट आएगा, स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी आएगा और एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट भी आएगा। और ये सारा कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली इनहेरिटेंस का पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जनरलाइजेशन क्या है, बिकॉज ये उस टाइम पे भी रह गया था। जनरलाइजेशन मतलब होता है जनरलाइज करना चीजों को। जैसे चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 है, यहाँ पे पेरेंट 1 है, ठीक है। तो इस चाइल्ड के भी 2 आंख है, 2 नाक है, सॉरी 1 नोज, 2 आईज, 2 ईयर्स। सिमिलरली ये जो पेरेंट है उसकी भी सेम प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, हमने यहाँ पे लेटर सपोज हमने यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक ले लिया प्रॉपर्टी जैसे सर्किल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ले लिया रेक्टेंगल, ठीक है। ये दो अलग अलग आपके क्लासेस हो गए। सर्किल और रेक्टेंगल दोनों किस कैटेगरी का पार्ट होता है, शेप, शेप डिफाइन करता है। अगर मैं ले लूँ ओवल, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का शेप है, ये भी एक तरीके का शेप है, ये भी एक तरीके का शेप है, और ये भी एक तरीके का शेप है। तो ये क्या हो गया आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो गया। तो इस तरीके से आपके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होता है कि एक आपका पेरेंट है, तो ये चाइल्ड है और ये इसका चाइल्ड है। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर ऑफ लेवल्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया जनरलाइजेशन, दैट इज जब आप बॉटम से टॉप की तरफ चीजों को जनरलाइज कर रहे हो। जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे, ये सारे क्या है, स्पेशलाइजेशन है। क्यों, क्योंकि हमें पता है सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का होता है एल इंटू बी, ओवल का आई डोंट नो, और स्क्वायर का होता है लेटर सपोज ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये सारे क्या है, अपने आप में एक अलग अलग इंटिटी है, अलग अलग एट्रीब्यूट है, और ये एक्चुअल में क्या है, ये सब एक शेप को डिफाइन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं शेप इज अ पेरेंट क्लास एंड दीज ऑल आर नोन एज सब क्लास। तो ये हो गया जनरलाइजेशन। जब इसी को आप टॉप टू बॉटम की फॉर्म में एनालिसिस करोगे तो दैट इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। जैसे एक मैंने शेप कैटेगरी ले लिया, ठीक है, शेप कैसा भी हो सकता है, शेप हमने सिलेंडर बना लिया, शेप हमने पेंटागन बना लिया, शेप हमने डायमंड बना लिया। तो आप क्या कर रहे हो, चीजों को और स्पेशलाइज कर रहे हो। जैसे हमने एक कैटेगरी बना ली मैमल, तो हम भी ह्यूमन बीइंग भी एक मैमल है, और एनिमल्स भी एक मैमल की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर आप कैटेगरी कर दो मेल फीमेल, एनिमल के अंदर आप कर दो कार्निवोरस हार्बिवोरस। तो आप क्या कर रहे हो, स्पेशलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, नजरिया है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने का। उसके बाद इसी में एक आपका आ जाता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मीनिंग होता है कई सारे अलग अलग इंटिटीज को आपस में कंबाइन करना, अलग अलग सिनेरियो को आपस में एग्रीगेट करना, मतलब मिला देना, ठीक है। तो इनहेरिटेंस यहाँ पे क्लियर हुआ। एनी डाउट इन इनहेरिटेंस, काफी सारी प्रॉपर्टीज है जिसपे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का जरूर कोशिश करना इस क्लास के बाद। आगे बढ़े। यस मैम। अब इसके बाद हम एक ये समझ लेते हैं इनकैप्सुलेशन, क्योंकि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में लोगों को बहुत डाउट होता है, और इस प्रॉपर्टीज पे कई बार आपके क्वेश्चन डेफिनेशन वाइज पूछे गए हैं। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इनकैप्सुलेट को याद करो कैप्सूल से। कैप्सूल क्या होता है, दिस इज अ कैप्सुलेटर सपोज, है ना। इस कैप्सूल में कई सारे कॉम्पोजिशंस होते हैं। कॉम्पोजिशन मतलब इंग्रेडिएंट्स जिसको हम बोलते हैं, कई सारी चीजों से मिला के बनता है। तो कैप्सूल मीन्स इनकैप्सुलेट, मतलब कि काफी सारी प्रॉपर्टीज को, काफी अलग अलग प्रॉपर्टीज को जब आप एक सिंगल एंटिटी में कंबाइन कर दोगे, दिस इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। मतलब यहाँ पे जो कीवर्ड आएगा वो आएगा कंबाइन करते हैं हम अलग अलग डेटा आइटम्स को। अब्स्ट्रैक्शन, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पूछा जाता है। अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट करना। अब्स्ट्रैक्ट करना मतलब चीजों को निकालना, ठीक है। मतलब एक तो चीज हो गई अब्स्ट्रैक्शन, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। दूसरा इसका एक डेफिनेशन आता है डेटा हाइडिंग का, ठीक है।
डेटा हाइडिंग का ये मीनिंग है कि अब लेटर सपोज करो तुम एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो, तुम एक ऐप बना रहे हो, ठीक है, हम एक ऐप बना रहे हैं, तो हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने इसमें पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया है और हम इसमें ओरेकल डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, हम क्वेरीज चला रहे हैं, हम CGI पर्ल का यूज़ करके इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब जब ये एप्लीकेशन आपका बन जाएगा, जब आप इसको प्ले स्टोर पे डालोगे, तो क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा IT वाला पर्सन ही इसको यूज़ करेगा? नो, कोई भी नॉन टेक्निकल आदमी यूज़ कर सकता है। इट मीन्स कि आपने क्या किया, इतना यूज़र फ्रेंडली आपने एक ऐप डिज़ाइन किया है कि अगर कोई बंदा जिसको नॉलेज नहीं है वो भी उसको यूज़ कर सकता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है विंडोज़। ठीक है, हर इंसान के लैपटॉप में आजकल विंडोज़ इंस्टॉल होता है या फिर कोई भी इंस्टॉल हो, पर विंडोज़ इज़ द मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ में है। क्यों? क्योंकि विंडोज़ ने क्या किया है, इतना वो यूज़र फ्रेंडली है कि किसी को कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू में हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स आएंगे, हमें वर्ड की फाइल खोलना है, हमें एक मूवी चलानी है, हमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, हम इजिली एक एक ऑप्शन पे जाके चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है, क्या उसको ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ कहाँ होगा, नहीं होगा? नहीं। इट मीन्स कि जो एक्सटर्नल यूज़र है, जो कि नॉन टेक्निकल है या जो भी है, ठीक है, हर एक्सटर्नल यूज़र को आप किसी भी एप्लीकेशन के इंटरनली आपने क्या कोडिंग करी है, क्या डिज़ाइन करी है, क्या कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा है, वो लॉजिक बताने की ज़रूरत है? यस और नो? तो नो। क्यों? क्योंकि उस बंदे को क्या मतलब कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको क्या मतलब कौन सा डेटाबेस यूज किया है, उसको तो अपना काम होने से मतलब है। अब अमेजन पे जाके कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसको मालूम है क्या कि अमेजन कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है, अमेजन किस लैंग्वेज में डिजाइन हुआ है? नहीं, वो मेरे काम का मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट किया है, मतलब नॉर्मल यूजर से हमने चीज़ों को हाइड किया है, एंड दैट्स व्हाई abstraction properties always relate to data hidden। इस चीज को मत भूलना, किसी भी क्वेश्चन में अगर डेटा हिडन की बात होगी तो हमेशा वहां पे एक्सट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नल यूजर से कॉम्प्लेक्स लॉजिक, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उनको जरूरत नहीं है। तो दैट इज अब्स्ट्रैक्शन। और इनकैप्सुलेट करने का मतलब होता है चीजों को आपस में कंबाइन करना। जैसे आप क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर आप मेथड्स बनाते हो, ठीक है, तो क्लास और मेथड्स को दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो दिस इज नोन एज व्हाट, इनकैप्सुलेशन। तो इस तरीके से हमारे 5 से 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। और क्वेश्चंस आपके इसमें हमेशा प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े? यस, कोई डाउट है? Yes, ma'am. अच्छा, कोई डाउट है? पूछिए, एनी डाउट? आई गेस नो। सो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसे समझो, एक्सटेंडेड वर्जन है। हाउ? पॉली मीन्स मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टाइगर, ठीक है, नहीं, मैंने एक एक्टिविटी ले लिया रनिंग, दिस इज वन एक्टिविटी रनिंग, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे दे दिया एक ह्यूमन बीइंग और एक यहाँ पे एनिमल है, दैट इज टाइगर। ऑल दो बोथ कैटेगरी मैमल, मैमल के अंदर आती है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, बट दोनों का एग्जीक्यूशन, दोनों का एग्जीक्यूशन क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? हमें पता है कि अगर मैं रेस करा लूँ तो ऑब्वियसली टाइगर ही जीतेगा, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत थी कि कई सारे क्लास आपस में जब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस, बट द बिहेवियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और the behavior of execution of those classes are different, then we can say कि that property is known as polymorphism। तो मैंने क्या बोला कि there are so many classes which are interrelated with inheritance property, but
the behavior of execution of those classes are different, then that is known as polymorphism. ये डेफिनेशन समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एंड बहुत ध्यान से समझो इन सारी चीज़ों को। कभी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इंटरव्यू के लिए चले जाइए या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा ना, तो जो आज मैंने ये क्लास ली है उस क्लास को एक बार दोबारा सुनना और उसको समझने की कोशिश करना, तो आपको कभी भी किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अब गलत नहीं होना चाहिए। क्लास, ऑब्जेक्ट, अब्स्ट्रैक्शन, डेटा हिडन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इसके बेसिक्स डेफिनेशन पर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की बात होगी। पॉलीमॉर्फिज्म में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक होता है ओवरलोडिंग और एक होता है ओवरराइडिंग। तो इस पे ऑलरेडी काफी वीडियोस बने हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, बस हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपकी क्लासेस में भी ऑफ हो जाए। तो ओवरलोडिंग क्या होता है? जैसे हमने एक मेथड बना दिया शेप, ठीक है, ये हमने एक मेथड बनाया। अब मैंने दूसरा एक शेप मेथड बना दिया जिसमें मैंने एक वेरिएबल डाला। एक मैंने तीसरा मेथड बनाया जिसमें मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर। एक्चुअली दिस सेशन इज ऑफ 40 मिनट्स बिकॉज आफ्टर 40 मिनट ये ऐप अपने आप से बंद हो जाता है। तो आई गेस वी हैव 2 to 3 मिनट्स लेफ्ट। तो ये वाला हम किसी और डे में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है दैट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, और हमने पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक डेफिनेशन किया है। तो आपको मैंने मॉर्निंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्लेलिस्ट शेयर किया था, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर 2.x के स्पीड पे कवर करो, क्योंकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से गेट में, किस तरीके से इसरो में और किस तरीके से एनटीए नेट में काफी बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको एक आइडिया मिलेगा और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो इसमें एक दो क्वेश्चंस आज हमने डाला था। हाँ, तो हम ये क्वेश्चन एक आज देख लेते हैं। सी, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, इसका आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन इज अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन आर फंडामेंटल प्रिंसिपल, obviously these are the building blocks of object oriented programming that underlie the object oriented approach to a software development। तो ये तो बेसिक ट्रूथ है, इसको इन्होंने यहाँ पे लिखा है, कुछ भी काम की बात नहीं है। फिर इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, विच इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो पहला है abstraction allow us to focus on what something does without considering the complexity of how it works, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन है encapsulation allow us to consider complex ideas while ignoring irrelevant detail that would confuse us। either one true है, two true है, both या none, which is the correct answer। तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन इसका, तो उसी पे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन ए नहीं, रॉन्ग है, इसका ऑप्शन होगा नन। क्यों नन होगा? देखो बहुत ध्यान से समझो, है ना। चलो, अगर मुझे इनकैप्सुलेशन नहीं आता, अगर मैंने सिर्फ अब्स्ट्रैक्शन को ही अच्छे से समझा था, इसको कीवर्ड क्या है, अब्स्ट्रैक्ट करना, मतलब अब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है चीजों को ब्रेक करना। मैंने क्या समझाया आपको, डेटा को हाइड करना। मैंने क्या समझाया आपको एग्जांपल देके कि एक्सटर्नल यूजर से जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी एप्लीकेशन की, उसको हम हाइड करते हैं। अब ये वाला पॉइंट पढ़ो, इनकैप्सुलेशन अलाउ अस टू कंसीडर कॉम्प्लेक्स आइडिया व्हाइल इग्नोरिंग इररिलेवेंट डिटेल। तो जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को हम हाइड करते हैं उसको ही आप क्या बोल सकते हो, इररिलेवेंट डेटा और इंफॉर्मेशन। मतलब कि अगर कोई पर्सन है वो अमेजन से जाकर अगर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसको क्या मालूम कि माई एसक्यूएल है या आपका कोई प्रोग्रामिंग यूज किया है, तो उसके लिए क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि वो आईटीसीएस बैकग्राउंड का नहीं है और उसको जरूरत भी नहीं है जानने की। तो ये वाला प्रॉपर्टी किसका होगा, दिस इज नॉट इनकैप्सुलेशन, दिस इज नोन एज अब्स्ट्रैक्शन। ये अब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन है। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम वन को पढ़ते हैं। वन में लिखा है अब्स्ट्रैक्शन अलाउज टू फोकस ऑन व्हाट समथिंग डज
विदाउट कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाउ इट वर्क्स। तो इनकैप्सुलेशन में हमारा डेटा और मेथड्स होते हैं जिसमें हम दोनों को बाइंड करते हैं। तो इसका एक ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे बाइंडिंग जैसा कुछ भी यूज नहीं किया है, तो इसलिए ये इनकैप्सुलेशन तो नहीं है। और अब्स्ट्रैक्शन की भी ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए अब्स्ट्रैक्शन ये नहीं होगा, तो यहाँ पे नन हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना था कि जो हमने अभी डिस्कस किया, इनकैप्सुलेशन को आप ये डेफिनेशन अगर होता और अब्स्ट्रैक्शन का अगर ये डेफिनेशन होता तो बोथ ऑप्शन होता बोथ ट्रू, बट इन्होंने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन आपके एनटीए नेट नवंबर 2017 का है। और यही क्वेश्चन मैं बता दूं, ये गेट में भी रिपीट हो चुका है बहुत पहले 2004-05 के अराउंड। और ये क्वेश्चन आपके इसरो में 2016-17 में आया था। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप 2021 में एग्जाम अपियर करने वाले हो तो एटलीस्ट 5 इयर्स का आपको एनटीए यूजीसी नेट का लगाना है और इसरो का भी लगाइए। ठीक है, जो डिफिकल्ट सेक्शन है जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो आप छोड़ सकते हैं। एंड गेट का तो मैं हमेशा बोलती हूँ 2010 से लेकर 2020 तक आपको सॉल्व करना ही चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो अपने आप वाइंड अप हो जाएगा थोड़ी देर में, बिकॉज ये 40 मिनट्स का सेशन होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं जो भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उस पर कमेंट ज़रूर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, बिकॉज जो भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एंड आप उनको फ्री लाइव क्लासेस का लिंक भी शेयर कर सकते हैं एंड उनको बोल सकते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो और Yeah, कोई भी sure, डाउट ma'am. है तो हम Okay. नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ो, इसी वीडियो के डाउट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, ओके।